चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी फटाफट जुड़ जाएं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ज़रूर एक बार अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जब तक मैं नाम पढ़ लेता हूं, कांस्टेबल राम, जय हिंद, कुंदन, माही, नीलेश, कुंदन यादव, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। सभी कैसे, आई होप अच्छे होंगे। चलिए फटाफट जुड़ जाए ताकि हम क्लास को टाइम से स्टार्ट कर सकें। चलिए ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वर्क एनर्जी पावर का जो ये चैप्टर था जो हम कर रहे थे, और ये चैप्टर हमने थ्योरेटिकली पूरा कर लिया है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें न्यूमेरिकल भी आपको काफ़ी दिखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी दिखेंगे। ठीक है। जय हिंद दीपक, भूपेंद्र सत श्री अकाल, गणेश जय हिंद, राहुल, रोहित, दोनों को जय हिंद। चलिए गणेश, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, शौर्य भारत आप सभी के लिए आया है वापस एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र ये है कि आपको 33% ऑफ मिलेगा ऐप के कोई भी कोर्स पे। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आर्मी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं और उनको मिलेगा 33% ऑफ। तो इतना अच्छा ऑफ़र जो है आप सभी को ज़रूर शेयर करें। बस ये ध्यान रखना है कि ऑफ़र रहेगा सिर्फ 5 तारीख तक। 5 तारीख तक आपको ये ऐप परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। ओके स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मिनट। ओके चलिए, तो कल हमने सब कर लिया था पावर वाला। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए ओके पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जय हिंद नितेश, गणेश, ज़रूर क्रैक सोल्जर। मैं एक बार बात कर लूँगा इस बारे में, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं इसको कन्वे कर दूंगा मैसेज को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ये कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, साथ में यहाँ पर बात हो रही है रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि आधी हो जाती है क्या, वेलोसिटी यानी कि वेग। तो यहाँ पर हमें पता है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा का वेग के साथ कैसा संबंध है, वर्ग, यानी कि वेग का वर्ग, यानी कि वेलोसिटी का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है और आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। मैंने आपको बताया था ऐसे जब भी हो आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ इसमें हो जाती हैं। ठीक है, आधा और दुगना में कई बार कई बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो K1/K2 बराबर, पहले वेग मेरा v था, अब मेरा वेग कितना हो गया, आधा हो गया है। आधा होगा तो इसका 2 ऊपर का ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि K1/K2 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो हमें तो K2 बताना है, तो K2 हो जाएगा K1/4। और ऐसे भी देख सकते हो आधा हो रहा है तो आधे का स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो ध्यान रखना हमारा जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक की यानी कि स्टार्टिंग की कितनी हो जाएगी, 1/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया है। क्लियर है सभी को। ओके, अब चलिए देखो ये क्वेश्चन हम कर ही रहे थे तो मैं इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन आपको पूछ लूँगा, क्योंकि हम साथ साथ रिलेटिव जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम साथ साथ करते रहेंगे और मैं देखना चाहता हूँ कौन इसका सही जवाब देता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूँ, इसको अच्छे से ट्राई करें। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो वेग है ना,
अगर जो वेग है यानी कि जो वेलोसिटी है इसको मैं 100% बढ़ा दूं, वापस सुनना, अगर किसी वस्तु का वेग मैं 100% बढ़ा दूं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी? क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। हम जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वेग को 100% बढ़ाएं, यानी कि 100% अगर वेग को बढ़ाते हैं तो हमारी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ती है, कितने प्रतिशत बढ़ती है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, बट वो रिलेटेड था संवेग और गतिज ऊर्जा से, बट यहाँ पर अब ये रिलेशन अलग बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले संबंध लिखें। संबंध क्या है कि वेग का स्क्वायर होता है k के बराबर, गतिज ऊर्जा जो होती है वो वेग के स्क्वायर के यानी कि वर्ग के बराबर होती है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k1 बटा k2 बराबर v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, है ना, v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये रिलेशन मैंने लिख दिया। अब दूसरा काम मुझे क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था जब भी प्रश्न प्रतिशत में पूछा हो और आंसर भी प्रतिशत में देना हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से ले सकते हैं वैल्यू को। तो मैं यहाँ 100 लेता हूँ, 100 हमारी प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वैल्यू है, तो लेट्स से मेरा v1 भी 100 है और मेरा k1 भी 100 है। अब मुझे बताओ अगर वेग मेरा पहले 100 था, अब उसका 100% बढ़ा दूंगा तो मेरा नया वेग कितना हो जाएगा, 200। अब मुझे k2 का मान निकालना है, k2 का मान आ जाएगा तो मैं उसको k1 से क्या कर दूंगा, उसको मैं कंपेयर कर दूंगा। सारी वैल्यू यहाँ रख दो, k1 हो जाएगा 100 बटा k2 कितना हो जाएगा निकालना है, बराबर v1 कितना है 100, 100 इंटू 100 बटा v2 का स्क्वायर। 100 से 100 गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा v2 भी हमने अभी निकाल दिया, v2 हो जाएगा 200 इंटू 200, तो 100 से 100 हो गया, 2 0 गए, तो हमारा k2 कितना आ गया, k2 हमारा 400 आ गया। अब आपको लगेगा 400 हमारा आंसर है, नहीं 400 हमारा आंसर है। ठीक है, 400 हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए k2 कितना हो गया 400, पहले कितना था 100, तो 100 की तुलना में 400 कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो आप बोलोगे 300% बढ़ा है, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 300% इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या था, बिल्कुल सही दिया है कुंदन ने जवाब। तो देखिए बेसिकली आपसे ये पूछा था कि कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अभी अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और अब मेरे पास हो गए हैं 400 रुपये, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 300%। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, अपनी तरफ से एक वैल्यू को इमेजिन कर लोगे जो कि है 100 के बाद फिर आप प्रश्न को जब सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अपनी तैयारी को हमें इस तरीके से ही करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको अपनी तरफ से दे दिया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है रिलेटेड टू पावर। पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी की वेलोसिटी यानी कि वेग 100% बढ़ा दें तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। ठीक है, वापस सुनना, पहले मेरा वेग जो था उसको मैंने 100% बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। पहला काम करो, संबंध लिख लो। k और v में संबंध क्या है, ये है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k1 अपॉन k2 v1 अपॉन v2 का स्क्वायर हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी प्रश्न आपको प्रतिशत वाला पूछा जाए जिसका आंसर भी प्रतिशत में बताना है और क्वेश्चन भी प्रतिशत में है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो कौन सी लेनी जो सबसे सही रहेगी, 100 लेनी सही क्यों रहती है, बिकॉज 100 को प्रतिशत में सॉल्व करना आसान है। अब मेरी बात सुनना, पहले मैंने क्या किया, v1 को 100 कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों को 100 कर दिया। प्रारंभिक जो भी हमारी राशियां होती है उनको हमने 100 मान लिया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कह रहा है वेग 100% बढ़ा दिया, तो अगर वेग पहले मेरा 100 था तो उसका 100% बढ़ा दिया तो अब मेरा वेग कितना हो गया, 200 हो गया। बात समझ में आ गया। अब बात सुनना, दूसरी बात, k1 हमारा 100 है बट हमें k2 निकालना है। अब हमारा नया k कितना हो जाएगा, फिर हम उसको k1 से कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे ताकि प्रतिशत में भी हम उसको कर लें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सब वैल्यूज यहाँ रख दी। k1 को मैंने 100 मान लिया,
K2 हमें निकालना है। V1 हमारा 100 है, हमने माना है। V2 हमने इसके हिसाब से किया तो 200 आ रहा है, तो सारी वैल्यू यहाँ रख दी, तो K2 का मान 400 आ गया। 400 आंसर नहीं है, 400 मेरा आंसर नहीं है। 400 हो गया है तब जब मेरा K1 100 था, यानी कि पहले मेरे पास 100 था, अब 100 का वो 400 हो गया, तो कितने गुना बढ़ा, तो इसीलिए मैंने 100 लिया था, क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान रहता है। तो हम बोलेंगे 300% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 300%। हाँ बोल सकते हैं गणेश। आंसर बेसिकली गुणा नहीं पूछा है, हमें प्रतिशत पूछा है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। हमें क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा है, तो हम सीधा बोलेंगे कि 100% से 400। हाँ, तो आंसर हमारा 300% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 300%। समझ में आ गया सभी को? माही, कुंदन, दीपक, सभी को समझ में आ गया? क्रैक सोल्जर, अभी तो डाउट नहीं है किसी को इसमें? ओके, क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इसका जवाब भी सभी बच्चे देंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। ओके गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको बताना है एसआई मात्रक किसका? पावर का। पावर का आपको एसआई मात्रक बताना है। अब देखिए जब पावर की हम बात करते हैं तो पावर जो होता है वो होता है कार्य बटा समय। अब कार्य की बात करें, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन कॉस थीटा बटा समय होता है। अब हमें पता है कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। एफ हमारा न्यूटन में नापते हैं, डी हमारा मीटर में और ये हमारा सेकंड में। तो ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर पर सेकंड। पर हमें यहाँ पर हर चीज़ केजी में, मीटर में और सेकंड में दी है, तो हमें न्यूटन को भी खोलना पड़ेगा। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान नापते हैं केजी में, त्वरण नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को मैं इसमें रख दूंगा, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा केजी मीटर ये रहा और 1 मीटर ये रहा, मीटर स्क्वायर बटा सेकंड का क्यूब। क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ऐसे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब। बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ ऑप्शन को हम मिलाते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा नहीं है। देखिए केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3 ये रहा, देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। और किसी ने सही जवाब नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। माही ने एक सही जवाब दिया है, गणेश का सी आया है, दीपक का आंसर डी आ रहा है, गलत है। ना तो बी होगा ना तो डी होगा। बात समझ में आई कैसे किया है? करना ऐसे है कि आपको पावर का पूरा फॉर्मूला मूल राशियों में खोलना है, अपन को फंडामेंटल क्वांटिटीज में खोलना है। तो आपको सारा का सारा फॉर्मूला इस हिसाब से खोलना है, ठीक है? देखो जब भी यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा ध्यान रखो आपको एक से ज़्यादा यूनिट निकालनी आनी चाहिए। जरूरी नहीं आपको एक ही पूछ ले। जैसे कि यहाँ पर अब शक्ति का आपको वॉट पता है, वॉट होता है, जूल बटा सेकंड होता है, बट उसने ऐसे नहीं पूछ के आपको मूल राशि में पूछा है, ठीक है? और एक और चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको इसकी विमा याद है, बहुत सरल तरीका बताता हूँ। क्या बताना है? अब सुनना, अगर आपको विमा याद है, अगर आपको डायमेंशन याद है, आपको पता है शक्ति की डायमेंशन होती है mL/T-3, तो आप डायरेक्ट इससे भी बता सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान तो केजी में नापते हैं, लेंथ हमारा मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सेकंड का क्यूब। तो क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। सीधा हो गया ना? बात समझ में आ गया? जय हिंद लखादीर, जय हिंद। आज लेट हो गए। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जब हम यूनिट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आज इस बार डिटेल आपको हर क्वेश्चन का बताऊंगा और जो भी साथ साथ क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताता जाऊंगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर लिख लेना, अगर किसी को नहीं पता चल रहा, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वॉट भी है, ठीक है? इसके अलावा वॉट के अलावा और क्या हो सकती है? जूल बटा सेकेंड, जिसको हम जूल सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा देखिए न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, ठीक है? और एम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये भी सही है।
और एक और बन सकती है जो अभी मैंने बताई है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ये सब एक दूसरे के बराबर है, ध्यान समझ में आ रही है। अगर आपको यहाँ से एक भी नहीं दिख रही है तो आप ध्यान रखना, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। और ये सब की सब एसआई यूनिट है, जब सीजीएस की बात करेंगे तो ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सब एक दूसरे के बराबर है। 1 वॉट जूल पर सेकंड के बराबर भी होता है, 1 वॉट न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर भी होता है, 1 वॉट केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड क्यूब के भी बराबर होता है। ऐसे पूछ ले तो जूल सेकंड किसके बराबर होता है, इसके बराबर, और ये किसके बराबर होता है, इसके। सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, न्यूटन मीटर सेकंड नहीं लिखा, अरे सॉरी, यहाँ माइनस मैंने गलती से लिख दिया, ये माइनस हटा देना, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखो, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जाएं समान है, किसका संवेग अधिक होगा। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं पहले भी, इस टाइप के क्वेश्चन, और अभी भी मुझे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बी आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं और पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला यानी कि रिलेशन या फिर संबंध यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। हमें पता है कि यहाँ पर दो चीज़ें मुझे मुख्य रूप से दिख रही हैं, और वो हैं हमारी गतिज ऊर्जा और संवेग, यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें दोनों आते हैं, ठीक है। तो वो होता है p² बटा 2m बराबर के। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक वस्तु भारी है, एक वस्तु हल्की है, पर दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है। ये मैंने आपको उस दिन कराया था, और मैंने आपको बोला था मैंने आपको बोला था ये कि जब भी इस फॉर्मूले में जो भी राशि, जो भी क्वांटिटी नियत रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसको हटा दो। यानी कि अगर आप इसमें से देखेंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या है, समान है। जो चीज़ समान होती है उसको हटा दो, नंबर है उसको भी हटा दो। तो p² किसके समानुपाती हो गया, m के। कैसे किया, m को वहाँ भेज दिया, m को जब 2m को वहाँ भेजा तो 2 और k तो नियत है, तो ये रिलेशन समझ में आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड लखादीर। अब मेरी बात समझना यहाँ से कि यहाँ से इसका क्या मतलब है। आपसे बोला है कि किसका संवेग अधिक होगा, तो संवेग जिसका अधिक होगा उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। या हम ऐसे बोल दें कि जो भारी जितना होगा उसका संवेग उतना ज़्यादा होगा। तो अगर इस प्रश्न को आप थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो हल्की वस्तु और भारी वस्तु में देखा जाए तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, किसका मास ज़्यादा होता है, भारी वस्तु का। तो भारी वस्तु का संवेग भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ऑप्शन को मिलाएं तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो जिसने बी लिखा है वो गलत है, ए वाले बिल्कुल सही हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात सभी को? अब देखिए इसी प्रश्न का एक और रूप बन सकता है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, कोई ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सीधा आपको ध्यान में रखना है रिलेशन क्या बनता है संवेग और द्रव्यमान में। अब मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव क्या करूँगा, देखना अच्छे से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम प्रश्न है, बस अब मैं प्रश्न में बदलाव ये कर रहा हूँ, ठीक है। सेम प्रश्न है तो इसको मैं 5वां प्रश्न लिख देता हूँ। सेम प्रश्न है, बदलाव इसमें ये हो रहा है कि एक हल्की और एक भारी वस्तु है, पर उनकी गतिज ऊर्जा समान नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ उनका संवेग समान है। क्या समान है? संवेग। तथा किसका, अगर यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दूँ गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो अब ये प्रश्न बदल गया। बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये है कि पिछले प्रश्न में गतिज ऊर्जा नियत रह रही थी, तो आपको
संवेग में बताना था, अब यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ संवेग को अब अपन ने समान कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, और गतिज ऊर्जा में अब बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी, हल्की वस्तु की या भारी वस्तु की। चलिए अब मुझे बताएं क्या आंसर बदलेगा या वही आंसर रहने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, अब हल्की हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर ये हुआ, अब कौन सा रिलेशन काम में लेना है। तो देखिए फॉर्मूला था p²/2m बराबर k। अब मेरे को बात बताओ, इसमें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p², ऐसे भी कर सकते हैं। देखो k हमारा बदल रहा है, m बदल रहा है, p को नियत करना है। क्यों नियत करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अब हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा दो। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ k m के व्युक्त कर्मानुपाती है। बिल्कुल है, बात समझ में आ रही है। तो जब संवेग, हाँ तो ध्यान रखना, जब आपका संवेग यानी कि मोमेंटम सेम रहता है तब गतिज ऊर्जा और m में रिलेशन व्युक्त कर्मानुपाती होता है। और इस केस में अगर हम देखें तो m बढ़ेगा तो आपका k घटेगा, तो अगर आपका m घटेगा तो k बढ़ेगा। तो आपसे पूछा है किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो जिसका m कम होगा, तो इसका आंसर अब b हो जाएगा। बात समझ में आ गया। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऐसा पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है। तो सिंपल सा रिलेशन याद रखो, जो चीज़ नियत है, समान है, उसको हटा के दो चीज़ों में रिलेशन निकाल दो, या तो प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलिए फटाफट जवाब दे इसका। ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती। देखो हमेशा ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन पे प्रश्न बनता है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो स्थिति में परिवर्तन के कारण ऊर्जा होती है वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो गतिज यानी कि वेग के अंतर के कारण होती है, वेग की वजह से होती है, वो गतिज होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच डज नॉट पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पहला कह रहा है लुढ़कता हुआ पत्थर। बिल्कुल, अगर एक पत्थर समझ लो ऐसे लुढ़क रहा है, लुढ़कने का मतलब होता है कि वो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। हो सकता है सीधा भी लुढ़क रहा, कोई दिक्कत नहीं है। गिरता हुआ नारियल, एक नारियल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। उठा हुआ हथौड़ा, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। जब एक हथौड़े को मैं ऊपर उठा लेता हूँ, मैं मार नहीं रहा हूँ, बस हथौड़े को ऊपर उठा रहा हूँ। ठीक है, और एक गतिमान कार। तो देखा जाए तो ए, बी और डी तीनों के अंदर वेग आ रहा है, यानी कि मोशन आ रहा है, गति आ रही है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ तो ये भी तो उठा रहा हूँ मैं, पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि मूविंग हैमर, ऐसा नहीं बोला है कि एक उठाते हुए हैमर को, नहीं, उठा हुआ हथौड़ा बोला है। ऐसा नहीं बोला हुआ है कि उठाते हुए हथौड़ा। उठाते हुए अगर बोलते हैं यहाँ पर तो समझ जाना कि यहाँ पर वो कर रहा है गति, तो हम कह सकते हैं कि उसके गतिज ऊर्जा है। अब यहाँ पर लैंग्वेज का सारा खेल है, उठा हुआ हथौड़ा यानी कि ऑलरेडी हमने उसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एच का रोल आ गया है। और जहाँ हाइट का रोल आ जाता है, आप सभी को पता है, हाइट जहाँ आती है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, तो वह गतिज ऊर्जा नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला आंसर दिए 7वां। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है और इसमें भी किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का अच्छा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आपका कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तब होता है। ठीक है, तो अगर आप इस केस को देखेंगे यहाँ पर तो आपसे बोल रहा है कि वो विफल हो गया है। अब उससे वो धक्का मार रहा है पर वो वॉल नहीं हिल रही, मतलब उसने कोशिश करी बट वो उसको डिस्प्लेस यानी कि उसको विस्थापित नहीं कर पाया। हमें पता है कि कार्य अगर जीरो होता है तो उसके लिए कंडीशंस 3 हो सकती हैं। एक तो या तो बल जीरो हो, बल लगे नहीं, दूसरा विस्थापन जीरो हो, तीसरा विस्थापन और बल के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो। तो इन 3 चीज़ों पे ही हमारा कार्य शून्य होता है। अब हुआ क्या, इसने दीवार को धक्का तो लगाया पर दीवार जो है वो हिली नहीं, बल तो लगा पर विस्थापन नहीं हुआ, और विस्थापन नहीं होता तो कार्य हमारा क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको बोल रहा है बिल्कुल कोई कार्य नहीं, यानी कि नो वर्क एट ऑल। क्लियर है। अभी चलो बात कर ही रहे थे, मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव कब होते हैं। तो ध्यान रखना, जब आपका थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हो तब आपका कार्य क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और जब आपका थीटा 90 से लेके 180 हो तब आपका कार्य होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, यानी कि ठीक है, हाँ बिल्कुल लखादीर, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये भी बन सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, बट अभी यहाँ पर बेसिकली 90 डिग्री वाला लॉजिक नहीं है, बट अभी विस्थापन नहीं हो रहा, उसकी वजह से यहाँ पर ये जीरो हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8वां। चलिए 8वां एक न्यूमेरिकल जैसा है। रिपीट, क्या रिपीट करूं कुंदन? ओके, क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य कितना होगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। डी आ रहा है, सी आ रहा है, 2 अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कार्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कार्य हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे सर थीटा तो यहाँ दिया नहीं हुआ, पर ये बोल रहा है कि एक कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ यात्रा कर रही है, तो यानी कि बल भी ऐसा हो रहा है और विस्थापन भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कार्य जो है हमारा मैक्सिमम कार्य होगा जो कि बल इंटू विस्थापन होता है। पहला काम तो हो जाता है कि फॉर्मूला लिख दो। दूसरा काम जो होता है उसमें ध्यान रखना, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट को चेक करो। किसको चेक करो, यूनिट को। अगर आपका कार्य जूल में निकल रहा है, इसका मतलब वो जो एग्जामिनर है उसने इसको एसआई यूनिट में रखा है। किस में रखा है, एसआई यूनिट में, तो जूल में है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सारी एसआई यूनिट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर हमारा बल किस में दिया हुआ है, बल तो हमारा 500 न्यूटन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप यहाँ पर हमारी दूरी देखोगे तो वो 15 किलोमीटर में है, बट हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर को बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी कि 15,000 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही सरल सी चीज़ हो गई। अब मुझे बताओ, कार्य का फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 15,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो गया 75 और जीरो कितने, 1 2 3 4 5 और यूनिट हो जाएगी जूल। तो 5 जीरो आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों ने सही लिखा है। हाँ, किलो जूल भी बोल सकते हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से देखें तो
हमें जीरो के हिसाब से देखना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी ने आई थिंक ए लिखा था, बी लिखा था, वो डिलीट कर दिया, पता नहीं, बट किसी ने एक ने गलत जवाब भी दिया था। तो प्लीज़ एक बार देख लें, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लें। पर ध्यान ये रखना है कि यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आसान लगते हैं, बट हम कई बार यूनिट को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज अगर कोई बच्चा सीधा 15 को गुणा कर देता 500 से तो भी उसका आंसर आ जाता, कितना, 7500, है ना। बट अगर आप देखोगे ऑप्शन में 7500 भी है, तो इसीलिए आप गलती करने के आपके चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यूनिट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9th नम्मा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नम्मा प्रश्न कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, कुंदन क्या लिख रहे हो आप, रिपीट, क्या रिपीट करना है बताओ, आराम से बताया मैंने, देखो कहाँ दिक्कत हो रही है, एक बार लिखो तो क्या चीज़ रिपीट करनी है, पूरा लिखो। दूसरी चीज़, रिपीट की स्पेलिंग भी सही लिखो, ऐसी आदत पड़ेगी, इंग्लिश भी आपको सही करनी है। ठीक है, रिपीट की स्पेलिंग सही लिखा करो। ठीक है, जो दिक्कत है एक बार बताओ मुझे। चलिए 9th का ये आ रहा है मेरा, अजय का आंसर आ रहा है, कुंदन का आंसर आ रहा है, गणेश का भी चलो आंसर आ गया, वेरी गुड। भूमिहार का भी ये आ रहा है 50 वॉट, यानी कि वेरी वेरी गुड। तो आई थिंक सभी बच्चों ने जवाब ढूंढ लिया है, सही होगा, आप अच्छा करते हैं सभी। तो फिर भी एक बार निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लड़का 4 मिनट में, अब टाइम आपको दिया हुआ है 4 मिनट, अच्छा, बल आपको दिया हुआ है 600 न्यूटन, फिर आपको दूरी दी गई है 20 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, पावर, शक्ति। पावर होती है कार्य बटा समय होता है। अब हमें यह देखना होता है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला सेट बैठेगा। ठीक है, नहीं कुंदन 2 हैं एक्चुअली, आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक और कुंदन यादव है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। पिछले वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूं रिपीट, ओके। कुंदन यादव की बात हो रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए पावर क्या है, वर्क अपॉन समय। वर्क जो होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठ रहा है, बिकॉज टाइम है, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर यह बताना है कि पावर तो सीधा मैं निकाल सकता हूँ, गलती देखना कहाँ होती है। फोर्स कितना है 600, डी कितना है 20 और टाइम कितना है 4 मिनट। यहाँ देखो मिनट आ गया ना, बिकॉज ऑप्शन सारे वॉट में हैं। तो यहाँ दिक्कत होती है, आपको मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को जब सेकंड में बदलोगे तो गुणा करोगे 60 के साथ, तो 60 मिनट नहीं आएगा बेसिकली, सॉरी, तो इसको वापस लिख लेते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 600 इंटू दूरी कितनी है 20, ये तो सब मीटर में है, न्यूटन में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम में ध्यान रखना, इसको मिनट से सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 गया 1 और ये 2, फिर यहाँ से ये 6 से 6 गया 100 और इसको इससे काटा तो 50। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है सभी बच्चों ने। तो यहाँ गलती करने की गुंजाइश रहती है, इसीलिए ध्यान रखना, यूनिट को अच्छे से देखना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुंदन यादव कह रहे हैं पिछला क्वेश्चन, मैं पिछला क्वेश्चन एक बार बता देता हूं, फिर एक बार देख लो। कुंदन यादव ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं या ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, मुझे नंबर से बता दीजिए कौन से नंबर वाला क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं वापस उस पर आ जाऊंगा। ठीक है, 7वें में पूछना है या 8वें में पूछना है या 90 में पूछना है, नंबर के साथ मुझे यहाँ पर लिख दो। ठीक है, कुंदन प्लस कुंदन 2 कुंदन, कुंदन का स्क्वायर हो गया K2। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आई थिंक 10वां है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए। ओके, 10वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लकड़ी, है ना, 100 लड़की है, ओके सॉरी लड़की, मैंने लकड़ी सुना, ओके। 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो कितनी ऊंचाई तक वो पहुंच सकेगी। ठीक है, चलिए आपको क्या बोल रहा है,
ओके, 8th क्वेश्चन है कुंदन यादव, ठीक है, एक बार ये हो जाए फिर मैं 8th पे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि इफ अ गर्ल विद अ वेट ऑफ 40 न्यूटन क्लाइम्स अ रोप फॉर 20 सेकेंड विद अ पावर ऑफ दिस, एट व्हाट हाइट शी कैन रीच। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर पावर भी आ रहा है, जो चीज़ गिवन है मैं लिख लेता हूँ। देखिए फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन, और ये फोर्स कौन सा है, उसका वेट है, और वेट क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। दूसरी चीज़ आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड। फिर इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, पावर। पावर कितनी दी हुई है आपको, 160 वॉट। हमेशा एक बार यूनिट चेक जरूर कर लें, क्या यूनिट सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये भी यूनिट ऐसा ही में है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है यूनिट की। हमें निकालना है h। अब अच्छा एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हम पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो मैंने आपको बोला था पावर एनर्जी बटा समय भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, एनर्जी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा भी होती है, और जब हाइट आ जाती है तो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज, यानी कि पोटेंशियल। तो ये बन जाएगा mgh/t। क्या बन जाएगा, mgh/t। अब आपको प्रश्न में mg दिया हुआ है, ये mg कितना है, 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू h हमें निकालना है, t हमें दिया हुआ है 20, पावर हमें दी गई है 160। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो h किसके बराबर हो जाएगा, 160 गुणा 20 बटा 40। सॉल्व कर लेते हैं, 1 ये 2 ये कटा 80, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 80 मीटर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर। क्लियर है। हाँ वैसे भी कर सकते हो, सेम ही है, mgh/t करोगे, ठीक है, तो वही बात हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं पीछे जाता हूँ, 8th क्वेश्चन बता देता हूँ कुंदन यादव को। ओके कुंदन यादव एक बार देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य कितना होगा। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, आपको बोल रहा है क्या, आपको कार्य निकालना है कुंदन यादव। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बल आपको दिया हुआ है 500। अब यहाँ पर देखना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किलोमीटर में, 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा ही मात्रक में निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे 500 इंटू 15,000 तो आपका आ जाएगा 75, साथ में 1 2 3 4 5 और यूनिट हो जाएगी जूल। समझ में आ गया कुंदन यादव। सर लास्ट में पंजाबी बोलिएगा, ठीक है, पंजाबी बोल देंगे। हाँ एक ही बात है असल में, लखादीर सेम चीज़ है। m जो होता है, mg जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बात तो वही है, ठीक है। समझ में आ गया कुंदन यादव, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और कल मैं आपको बता देता हूँ, कल हम वापस क्वेश्चंस करेंगे। तो कोशिश करेंगे हम कल टेस्ट रखेंगे इसी चैप्टर का। टेस्ट आपको पता है मैं कैसे लेता हूँ, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप जवाब देना, फिर एंड में मैं आपको की शेयर करूंगा, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब देते हैं। ये हमारा कौन सा प्रश्न आ गया, 11वां। चलिए 11वां प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश में, फिर पंजाबी में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और सर को काम नहीं है, पंजाबी सिखाएंगे बैठ के। पंजाबी देखो मैं बोलना सिखा सकता हूँ, लिखना मुझे भी नहीं आता इतना अच्छा से, ठीक है। चलिए पंजाबी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी। ये क्वेश्चन तीनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी। यानी कि हाउ मच पावर विल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 80 kg टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स इन 50 सेकेंड। यानी कि अब मैं पंजाबी में भी बोल देता हूँ माई के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थानू एक वस्तु हैगी है, ठीक है, वस्तु किन्ने किलोग्राम दी, 80 किलोग्राम दी वस्तु है, उन्होंने 40 मीटर तक तुसी उच्चा चकना है, ठीक है। तो किन्ने सैकेंड चकना है, 50 सैकेंड। तो थानू दसना है किन्नी शक्ति उन्हें यूज की है, ठीक है। अच्छा कैंसिल नहीं होती, चलो पंजाबी बोल दी, ठीक है माई, तैनू समझ आ गया मैं की कह रहा सी, ठीक है। चलिए तो थानू दसना है सही जवाब केड़ा आ, ठीक है। थानू पावर कढ़नी है तो पावर का थानू फॉर्मूला भी पता होना। पावर यानी कि शक्ति,
अब ध्यान रखना, जब भी हाइट आ जाए, ऊंचाई आ जाए, याद रख जाना यहाँ पर mgh/t लग रहा है, बस खत्म है mgh/t। अब यहाँ पर m आपको कितना दिया हुआ है 80, g आपको 10 ले लो, t आपका कितना है 50, ठीक है, सॉरी h है, ये तो h है आपका 40 और टाइम है आपका 50। सॉल्व कर लो, एक ये हो गया 2, कितना हो गया 8, 8 × 80 640 वाट। अब वाट में ना देखे इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड। अब आप देखेंगे जूल पर सेकंड में भी दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था वाट वाला जूल पर सेकंड भी होता है, ठीक है। गुजराती नहीं आती मेरे को। केम पार्टी वो तारक मेहता में ज़रूर आता है, एक वो करेक्टर है, उसका नाम मैं भूल गया, बका बका नाम उसका क्या है, उसका एक ही डायलॉग फिक्स है, केम पार्टी, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को, ये तो बहुत कॉमन है, केम छो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। कल की क्लास स्पेशल रहने वाली है, कल आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ वर्क एनर्जी पावर का, और उस टेस्ट के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, एंड में हम उसकी की देखेंगे, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में बता दूंगा और उसको आप ट्राई करना, कुछ नए क्वेश्चन भी कल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। आई होप सभी को मज़ा आया होगा, और जाने से पहले फिर मैं आपको वो 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जितना हो सके इस क्लास को, इस ऐप को, शौर्य भारत ऐप को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और पढ़ते रहें, और आगे की टेंशन बिल्कुल मत रखें, फ्यूचर में जो भी होगा अच्छा होगा। सभी अपना ख्याल रखें। सभी को मेरी तरफ से, शौर्य भारत टीम की तरफ से, जय हिंद, वंदे मातरम।